बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है एंड दिस इज़ द पार्ट 3 वीडियो ऑन रोल ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, सो बेसिकली हम लिवर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरेज फंक्शन ऑफ द लिवर। सो लिवर जो है ना काफ़ी सारे फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स को स्टोर करता है। देखिए वाइटामिन जो है ना हम बेसिकली उन्हें दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होता है वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स, ठीक है, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, और दूसरा होता है फैट सोल्यूबल विटामिन्स, ठीक है। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स जो होते हैं ना वो बेसिकली वाटर के अंदर हल हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं वो पानी के अंदर हल नहीं होते, वो बेसिकली फैट के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं, हल हो जाते हैं, ठीक है। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स के एग्जांपल है विटामिन बी एंड विटामिन सी, ठीक है, और फैट सोल्यूबल विटामिन के एग्जांपल है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ठीक है। सो ये बेसिकली तमाम के तमाम क्या हैं, दीज आर द फैट सोल्यूबल विटामिन्स, एंड विटामिन बी एंड विटामिन सी ये क्या हैं, दीज आर द वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, ठीक है। सो फैट सोल्यूबल विटामिन जैसे कि विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया, ये तमाम के तमाम बेसिकली लिवर के अंदर स्टोर होते हैं, ठीक है। और इन विटामिन के अलावा आयरन भी स्टोर होता है और कॉपर भी स्टोर होता है, ठीक है। और कुछ वाटर सोल्यूबल विटामिन जो है ना वो भी स्टोर होते हैं इनसाइड द लिवर, जैसे कि राइबोफ्लेविन हो गया। राइबोफ्लेविन को बेसिकली हम विटामिन बी टू भी कहते हैं, ठीक है। देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक पूरा होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें विटामिन बी वन आ जाता है, बी टू आ जाता है, बी टू जैसे कि राइबोफ्लेविन हो गया, विटामिन बी थ्री आ जाता है, ठीक है ना। सो नियासिन दिस इज अ विटामिन बी थ्री, ठीक है। नियासिन को बेसिकली हम विटामिन बी थ्री भी कहते हैं। पायरिडॉक्सिन जिसे बेसिकली हम विटामिन बी सिक्स भी कहते हैं, ठीक है। फॉलिक एसिड जिसे हम विटामिन बी नाइन भी कहते हैं, एंड विटामिन बी ट्वेल्व जिसे बेसिकली हम कोबाल अमाइन भी कहते हैं, ठीक है। सो विटामिन बी ट्वेल्व को बेसिकली हम कोबाल अमाइन भी कह सकते हैं, ओके। So now let's talk about some diseases which are related to liver. So number first disease that is the hepatitis, ठीक है। देखिए जब भी आखिर में आइटिस आ जाए ना, ITIS, आइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन, ठीक है ना, इन्फ्लेमेशन यानी कि स्वेलिंग। सो बेसिकली हेपेटाइटिस का मतलब क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। लिवर जब सूज जाता है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हेपेटाइटिस, ओके। So there could be several factors responsible for hepatitis such as the autoimmune disorder, ठीक है। अच्छा अब हेपेटाइटिस होती क्यों है, बेसिकली कुछ फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया, ठीक है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्या है, बेसिकली ऑटोइम्यून डिसऑर्डर एक ऐसी डिजीज है जिसमें बॉडी जो है ना कुछ प्रोटीन्स बनाती है, बॉडी खुद से कुछ प्रोटीन्स बनाती है, उन प्रोटीन्स को हम कहते हैं एंटीबॉडीज, ठीक है। उन प्रोटीन्स को हम कहते हैं एंटीबॉडीज, ठीक है ना। एंटीबॉडीज क्या है, एंटीबॉडीज बेसिकली प्रोटीन्स हैं जो कि क्या करती हैं कि अपने ही बॉडी सेल्स को जाके डिस्ट्रॉय करती हैं, ठीक है। ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी, लिवर सेल्स के पास जाएंगी, लिवर सेल को डिस्ट्रॉय करेंगी, ठीक है, और बेसिकली लिवर की इन्फ्लेमेशन कॉज करवा देंगी, ठीक है। सो इसे बेसिकली हम कहते हैं ऑटो इम्यून, ठीक है ना। ऑटो यानी कि अपनी ही बॉडी क्या कर रही है, अपने ही बॉडी सेल को नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है। सो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से भी ये हेपेटाइटिस हो सकता है, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कि हेपेटाइटिस ए वायरस हो गया, हेपेटाइटिस बी वायरस हो गया, ठीक है ना। ये हमने पिछली वाले चैप्टर्स के अंदर डिस्कस किया था, हेपेटाइटिस वाले चैप्टर के अंदर। सो बेसिकली मुख्तलिफ वायरसेस होते हैं, हेपेटाइटिस ए वायरस हो गया, हेपेटाइटिस बी वायरस हो गया, हेपेटाइटिस सी वायरस हो गया वगैरह, जो कि क्या करवाते हैं कि हेपेटाइटिस कॉज करवाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे टॉक्सिन्स हो गए, कुछ ऐसे पॉइजन्स हो गए जो कि क्या करवाते हैं कि हेपेटाइटिस कॉज करवाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं, ठीक है, जो कि क्या करवाती हैं, हेपेटाइटिस कॉज करवाती हैं, ठीक है। ड्रग्स का मैं नाम बता दूं, दैट इज अ रिफेम्पिन, ठीक है। रिफेम्पिन बेसिकली एक ड्रग होती है जो कि क्या करवाती है, हेपेटाइटिस कॉज करवाती है, ओके। बेसिकली अल्कोहल की वजह से भी हेपेटाइटिस जो है ना वो कॉज हो सकता है, ओके। सो हेपेटाइटिस इज कॉमनली कैरेक्टराइज्ड बाय फटीग, फ्लू लाइक सिम्टम्स, पेल स्किन, एब्डोमिनल पेन, डार्क यूरिन एंड पेल स्टूल। अब बेसिकली जिस बंदे को हेपेटाइटिस होगी ना उस बंदे को क्या होगी, थकावट होगी, फटीग होगी, ठीक है। फ्लू लाइक सिम्टम्स होगी, ठीक है ना, फ्लू यानी कि जुकाम, ठीक है ना। सो फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे जैसे कि बुखार होगा उसके अंदर, ठीक है ना, उसको ठंड लगेगी, चिल्स होंगे, ठीक है। और उसकी जो चमड़ी होगी वो बेसिकली पेल कलर होगी, ठीक है। और उस बंदे को पेट में भी दर्द होगा, ठीक है। डार्क यूरिन होगी, ठीक है ना, यूरिन बिल्कुल डार्क येलो कलर होगी, ठीक है। और उसके जो स्टूल, उसके जो फीसेस हैं वो भी बेसिकली पेल कलर होंगे, ओके।
इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस इज अकम्पनीड बाय हाई फीवर, ठीक है ना। अगर हेपेटाइटिस किसी इन्फेक्शन की वजह से, किसी वायरस की वजह से हो रहा है, देखिए इन्फेक्शन क्या होता है, इन्फेक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो बॉडी के अंदर इंटर होता है और बॉडी को डैमेज पहुंचाता है, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस है यानी कि कोई वायरस आया है और वो लिवर के ऊपर अटैक कर रहा है और हेपेटाइटिस कॉज करवा रहा है, तो इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस की वजह से क्या होगा, बंदे को हाई फीवर होगा, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा बुखार होगा। ओके, देन वी हैव द जॉन्डिस, ठीक है ना। जॉन्डिस बेसिकली क्या है, जॉन्डिस एक सिम्टम है, ठीक है। जॉन्डिस कोई डिजीज नहीं है, जॉन्डिस बेसिकली एक सिम्टम है। मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर बताया था कि साइन और सिम्टम में क्या फर्क होता है। देखिए, तो अभी भी मैं बता देता हूँ आपको, व्हाट इज साइन एंड व्हाट इज सिम्टम, ठीक है। सो बेसिकली जब भी कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और जब पेशेंट खुद डॉक्टर को बताता है कि डॉक्टर साहब मुझे यहाँ पे पेट में यहाँ पे दर्द है, तो उसको बेसिकली हम कहते हैं सिम्टम, ठीक है। लेकिन जैसे ही पेशेंट अगर डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर को खुद ही पता चल जाए कि भाई इस बंदे को क्या बुखार क्या बीमारी है, तो उसे बेसिकली हम कहते हैं साइन, ठीक है। सो साइन क्या होती है, साइन बेसिकली ऐसी चीजें होती हैं जो कि डॉक्टर खुद से आइडेंटिफाई करे, ठीक है। और सिम्टम्स बेसिकली ऐसी चीजें होती हैं जो कि डॉक्टर खुद से आइडेंटिफाई ना कर पाए, ठीक है ना। पेशेंट डॉक्टर को बताए कि डॉक्टर साहब मुझे ये तकलीफ है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई साइको पेशेंट है, ठीक है ना, कोई डिप्रेशन में है, ठीक है। सो बेसिकली डॉक्टर को पता नहीं चलेगा जब तक वो पेशेंट खुद डॉक्टर को बताता नहीं है कि डॉक्टर साहब मुझे ये तकलीफ है, ठीक है ना। सो आप मुझे उस हिसाब से दवाई दें, ठीक है। सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो जॉन्डिस है ना, ये कोई बीमारी नहीं है, ये बेसिकली एक सिम्टम है, ठीक है। यानी कि क्या होता है कि पेशेंट जो है ना वो खुद, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे बुक में मिस्टेक है, ये सिम्टम नहीं होगा, ओके। यहाँ पे बेसिकली साइन आएगा। देखिए जॉन्डिस जो है ना, जॉन्डिस बेसिकली एक साइन है, ठीक है। बिकॉज जॉन्डिस में क्या होता है, जॉन्डिस में बेसिकली जो चमड़ी होती है ना, चमड़ी बेसिकली येलो इन कलर हो जाती है, तो डॉक्टर को तो इजीली पता चल जाएगा कि डॉक्टर जब पेशेंट की स्किन को देखेगा और अगर उसकी स्किन येलोइश इन कलर है, तो डॉक्टर को तो पता चल जाएगा कि भाई इसको तो जॉन्डिस है, ठीक है। तो जॉन्डिस क्या है, जॉन्डिस बेसिकली एक साइन है, सिम्टम नहीं है, ठीक है ना। ये आपकी बुक में मिस्टेक है, आप काइंडली इसको करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, जॉन्डिस में होता क्या है, बेसिकली देयर इज येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, mucous membrane and of the white of the eye caused by elevated level of the bilirubin in the blood which is also known as hyperbilirubinemia। अब बेसिकली क्या होता है कि जॉन्डिस में क्या होता है कि बेसिकली जो बिलीरुबिन है ना, बिलीरुबिन, बिलीरुबिन क्या है, बिलीरुबिन बेसिकली एक बाइल पिगमेंट है, ठीक है। बिलीरुबिन क्या है, बिलीरुबिन बेसिकली बाइल पिगमेंट है। सो ब्लड के अंदर बहुत ही ज्यादा बिलीरुबिन अगर जमा हो जाए तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली जॉन्डिस काज करवाएगा। याद रखिए बिलीरुबिन का कलर क्या होता है, बिलीरुबिन का कलर बेसिकली येलो होता है, ओके। सो जब बहुत ही ज्यादा बिलीरुबिन जमा हो जाए ब्लड के अंदर, सो इस कंडीशन को हम कहते हैं जॉन्डिस। बिकॉज क्योंकि होगा क्या कि चमड़ी का जो कलर है ना वो भी येलो इन कलर हो जाएगा, ठीक है। चमड़ी का जो कलर है वो भी येलोइश हो जाएगा। येलोइश क्यों हो जाएगा, बिलीरुबिन की वजह से, ठीक है। बिकॉज बिलीरुबिन का कलर क्या है, बिलीरुबिन का कलर भी येलो है, ओके। और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, देखिए म्यूकस मेम्ब्रेन बेसिकली एक मेम्ब्रेन होती है, एक लेयर होती है जो कि हमारे तमाम इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को सराउंड करती है, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है, ये बेसिकली एक मेम्ब्रेन है जो कि हमारे तमाम इंटरनल ऑर्गन्स में मौजूद होती है, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन जैसे कि लिवर हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है ना, स्टमक हो गया, उन तमाम इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर काफी सारे गॉबलेट सेल्स होते हैं जो कि म्यूकस सीक्रेट करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, ये म्यूकस मेम्ब्रेन भी क्या हो जाती है, येलोइश इन कलर हो जाती है, ठीक है। सिमिलरली जो व्हाइटिश पार्ट है ना हमारे आई का, जिसे हम स्क्लेरा भी कहते हैं, देखिए आई में क्या होता है, ये अगर मैं आंख बनाऊं, ठीक है ना, दिस इज द आई एंड दिस इज द कॉर्निया, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या है, दिस इज द कॉर्निया, इसे बेसिकली कॉर्निया कहते हैं। और ये जो व्हाइटिश पार्ट होता है ना पूरा, इस व्हाइटिश पार्ट को बेसिकली हम कहते हैं स्क्लेरा, ठीक है। इस व्हाइटिश पार्ट को बेसिकली हम कहते हैं स्क्लेरा। तो स्क्लेरा का जो कलर है ना वो भी येलो हो जाता है, ठीक है। याद रखिए स्क्लेरा, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड चमड़ी, इन तीनों का कलर क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। येलो क्यों हो जाता है, बिकॉज खून के अंदर बहुत ही ज्यादा बिलिरुबिन बढ़ गया है, ठीक है। सो ऐसी कंडीशन जिसमें बिलिरुबिन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए, इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर बिलिरुबिनीमिया, ठीक है। हाइपर यानी कि बहुत ज्यादा, बिलिरुबिनीमिया यानी कि बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन, ठीक है। सो जब बहुत ही ज्यादा बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी ब्लड के अंदर, तो इसे हम हाइपर बिलिरुबिनीमिया कहते हैं, ठीक है। So bilirubin, this is a yellow pigment that is created by the breakdown of the dead
रेड ब्लड सेल्स इन द लिवर। ठीक है, सो बिलिरुबिन क्या है, ये बेसिकली एक बाइल पिगमेंट है जो कि येलो इन कलर होता है और ये प्रोड्यूस कैसे होता है, जब आरबीसीज टूटते हैं ना। देखिए मैंने आपको पिछली वाली वीडियो के अंदर भी बताया था कि आरबीसीज के अंदर क्या होते हैं, आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन किस में टूटता है, हीम में और ग्लोबिन में, और हीम वाले पार्ट के अंदर क्या होता है, 4 आयरन एटम्स होते हैं और एक प्रोटोपोरफायरिन रिंग होती है। फिर जब वो प्रोटोपोरफायरिन रिंग टूटती है ना, उससे बेसिकली ये बिलिरुबिन बनता है। ठीक है, सो यानी कि क्या हो रहा है कि जब आरबीसीज टूटते हैं लिवर के अंदर, तो उस टूटने की वजह से ये बिलिरुबिन प्रोड्यूस होता है। ओके, सो नॉर्मली द लिवर गेट रिड ऑफ बिलिरुबिन अलोंग विद द ओल्ड रेड ब्लड सेल। ठीक है, नॉर्मली बेसिकली क्या होता है कि लिवर क्या करता है कि इस बिलिरुबिन को फीसिस के अंदर डाल देता है। जॉन्डिस में इंडिकेट सीरियस प्रॉब्लम विद द फंक्शन ऑफ योर रेड ब्लड सेल, लिवर, गॉल ब्लैडर और पेंक्रियास। ठीक है, बेसिकली जॉन्डिस क्यों हो जाती है, जब भी हमारे आरबीसीज के अंदर कोई मसला हो जाए। ठीक है, यानी कि जब आरबीसीज बहुत ही ज्यादा टूटे, ठीक है ना, जब ज्यादा आरबीसीज टूटेंगे तो ज्यादा हीमोग्लोबिन टूटेगा, ज्यादा हीमोग्लोबिन टूटेगा तो ज्यादा बिलिरुबिन बनेगा, ज्यादा बिलिरुबिन बनेगा तो हमारी जो चमड़ी है, म्यूकस मेम्ब्रेन है और जो व्हाइटिश पार्ट है आय का, जिसे स्क्लेरा कहते हैं, वो येलो इन कलर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि क्या हो, यहाँ तो आरबीसीज के अंदर कोई मसला हो, ठीक है, या तो लिवर के अंदर कोई मसला हो। ठीक है, यानी कि लिवर क्या करता है बेसिकली, ये जब आप एमबीबीएस में आएंगे ना तब आपको पता चलेगा कि लिवर क्या करता है, बिलिरुबिन को कॉन्जुगेट करता है विद द ग्लूकुरोनिक एसिड। ठीक है, सो अभी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए, वो सारी एमबीबीएस की बातें। सो बस इतना समझ लें कि अगर लिवर के अंदर भी मसला हो जाए ना, तब भी क्या होगा, तब भी जॉन्डिस हो जाएगा। ठीक है, गॉल ब्लैडर के अंदर कोई मसला हो गया, ठीक है ना, तब भी जॉन्डिस हो जाएगा, या अगर पेंक्रियास के अंदर कोई मसला हो गया तब भी जॉन्डिस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी क्यों है ये मैं आपको रीजंस भी बता सकता हूँ, लेकिन अगर मैं बताऊंगा आपको तो शायद आप परेशान ना हो जाएं। ठीक है, सो इसलिए मैं रीजन नहीं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, वो जब आप इंशाल्लाह एमबीबीएस में आएंगे तब आप डिटेल में पढ़ेंगे। सो बस अभी के लिए इतना याद रखने कि जब आरबीसीज में कोई मसला हो, लिवर में कोई मसला हो, गॉल ब्लैडर में कोई मसला हो या पेंक्रियाज में कोई मसला हो, इनमें अगर कोई मसला होगा तो जॉन्डिस हो सकता है। ओके, now let's talk about the pancreas. So it lies behind the stomach in horizontal line along the curve of the duodenum. बेसिकली क्या होता है कि जो पेंक्रियाज होता है ना, वो स्टमक के बिल्कुल नीचे ही लाए करता है। ठीक है, सो इसको मैं अगर यहाँ पे समझाऊं, सो सपोज दिस इज द स्टमक। ठीक है, ये बेसिकली हमारा पूरा स्टमक है। ठीक है, और स्टमक के बाद ये जिजिनम सॉरी ड्यूडेनम आ रहा है। ठीक है, सो ये जो मैंने सी शेप्ड कर्व बनाया है ना, ये वाला सी शेप्ड कर्व, ये वाला सी शेप्ड कर्व, ये वाला। ठीक है, सो दिस सी शेप्ड कर्व, दिस इज द ड्यूडेनम। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो दिस इज द स्टमक। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि स्टमक के बिल्कुल नीचे क्या होता है, पेंक्रियाज होता है। ठीक है, सो ये जो मैं बना रहा हूँ ना पेंक्रियाज, ये जो ब्लैक्स में बना रहा हूँ, सो दिस इज द पेंक्रियास। ठीक है, सो बेसिकली पेंक्रियास क्या होता है, पेंक्रियास स्टमक के नीचे होता है। ठीक है, और ये जो आप सी शेप ड्यूडेनम देख रहे हो ना, ये सी शेप ड्यूडेनम, ये पेंक्रियास का जो हेड है ना, ओके, सो दिस इज द हेड ऑफ पेंक्रियास। ठीक है, दिस इज द हेड ऑफ पेंक्रियास। सो बेसिकली जो हेड ऑफ पेंक्रियास है ना, वो बेसिकली सी शेप ड्यूडेनम का जो ये वाला जो कर्व है, इस कर्व में दाखिल हो जाता है। ठीक है, देखिए परेशान ना हो, ये जो पेंक्रियास है ना, पेंक्रियास बेसिकली जो सी शेप्ड कर्व है ड्यूडेनम का, इस सी शेप्ड कर्व ऑफ द ड्यूडेनम में दाखिल हो जाता है। ओके, सो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो कर्व है ना ड्यूडेनम का, सी शेप्ड कर्व, वहां पे ये दाखिल हो जाता है। ठीक है, और जो लेंथ होती है पेंक्रियास की, डेट इज 12 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, पेंक्रियास जो है ना, वो एक्सोक्राइन ऑर्गन भी है और एंडोक्राइन ऑर्गन भी है। ठीक है, देखिए एक्सोक्राइन ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनके पास डक्ट होता है। ठीक है ना, वो अपनी तमाम की तमाम सिक्रीशन जो है ना, वो बेसिकली डक्ट के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि पेंक्रियास के अंदर क्या होता है, पेंक्रियास के अंदर पेंक्रियाटिक डक्ट होता है। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड तो है ही है। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है कि ये अपने तमाम के तमाम पेंक्रियाटिक जूस जो है, पेंक्रियाटिक सिक्रीशन जो है, वो इस डक्ट के अंदर डाल देता है। ठीक है, और फिर ये सिक्रीशंस ड्यूडेनम के अंदर पहुंचती है। ठीक है, सो इससे तो जाहिर हो गया ये एक्सोक्राइन पोर्शन तो है ही है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा क्या होता है कि इस पेंक्रियास के अंदर काफी सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं आइल्स ऑफ लैंगरहंस। ठीक है, आइल्स, ISLET, आइल्स ऑफ लैंगरहंस। ठीक है, लैंगरहंस। ठीक है, आइल्स ऑफ लैंगरहंस बेसिकली क्या है, ये काफी सारे सेल्स होते हैं। ठीक है ना, और ये सेल्स क्या करते हैं कि बेसिकली हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, इंसुलिन हार्मोन एंड ग्लूकागोन हार्मोन। ठीक है ना, ये जब हम सेकेंड ईयर में आएंगे तब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि बेसिकली जो आइल्स ऑफ लैंगरहंस होते हैं ना, उनमें एक बीटा सेल्स होते हैं, एक अल्फा सेल्स होते हैं। ठीक है, वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, अभी आप परेशान ना हो जाए। सो बेसिकली क्या होता है कि पेंक्रियास के अंदर काफी सारे आइल्स ऑफ लैंगरहंस होते हैं। आइल्स ऑफ लैंगरहंस है क्या, ये बेसिकली स्ट्रक्चर्स है जो कि काफी सारे सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, और ये सेल क्या करते हैं कि इंसुलिन हार्मोन
एंड ग्लूकागॉन हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, और ये इंसुलिन हार्मोन एंड ग्लूकागॉन हार्मोन डायरेक्टली ब्लड के अंदर चले जाते हैं। देखिए एंडोक्राइन पार्ट, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ना वो क्या करते हैं, अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, सो ये पेंक्रियास क्या कर रहा है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन हार्मोन को भी क्या कर रहा है, डायरेक्टली ब्लड के अंदर डाल दे रहा है। ठीक है, सो बेसिकली अपनी सिक्रीशंस डक्ट के अंदर भी डाल रहा है, पेंक्रियाटिक जूस को डक्ट के अंदर भी डाल रहा है, और जो हार्मोन्स हैं उनको फिर ब्लड के अंदर डाल रहा है। ठीक है, सो यानी कि क्या हो रहा है कि ये एंडोक्राइन पार्ट भी है और एक्सोक्राइन पार्ट भी है। ठीक है, so it consists of large number of lobules, the wall of which consist of secretory cells। अब बेसिकली जो पेंक्रियास होता है ना, पेंक्रियास के अंदर क्या होते हैं, काफी सारे लोब्यूल्स होते हैं। इसको मैं अगर यहाँ पे बताऊं, सपोज दिस इज अ पेंक्रियास, ये पेंक्रियास है, और पेंक्रियास के अंदर बेसिकली ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन सर्कुलर स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं लोब्यूल्स। ठीक है, इन सर्कुलर स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं लोब्यूल्स। ठीक है, और बेसिकली इन लोब्यूल्स की जो वॉल होती है ना, इन वॉल पे काफी सारे सेल्स होते हैं, ये जो मैं ब्लैक से बना रहा हूँ ना, दीज आर द सेल्स। ठीक है, और इन सेल्स को बेसिकली हम कहते हैं सिक्रीटरी सेल्स। ठीक है, ये सेल्स क्या हैं, दीज आर द सिक्रीटरी सेल्स, बिकॉज ये क्या करते हैं कि अपनी सिक्रीशंस जो है ना वो दाखिल करते हैं। ठीक है ना, सिक्रीशंस बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और ये चीज भी आपने ज़हन में रखनी है कि ये जो लोब्यूल्स होते हैं ना, लोब्यूल से बेसिकली एक डक्ट भी अराइज हो रही होती है। ठीक है, यहाँ से भी डक्ट अराइज होगी, यहाँ से भी डक्ट अराइज होगी। ठीक है, और इस वाले लोब्यूल से भी डक्ट अराइज होगी। ठीक है, अब ये तमाम के तमाम डक्ट जो है ना, ये तमाम के तमाम डक्ट आपस में मिल जाएंगी और एक कॉमन पैंक्रियाटिक डक्ट बना लेंगी। देखिए ये जो तमाम के तमाम लोब्यूल्स है, उन तमाम लोब्यूल से डक्ट अराइज हो रही है। ठीक है, और जो तमाम डक्ट्स है ना इन मुख्तलिफ लोब्यूल्स के, वो तमाम डक्ट्स आपस में मिलेंगी और एक कॉमन पैंक्रियाटिक डक्ट बना लेंगी। ठीक है, सो ईच लोब्यूल इज ड्रेन्ड बाय अ टाइनी डक्ट एंड दीज यूनाइट इवेंचुअली टू फॉर्म द पैंक्रियाटिक डक्ट व्हिच एक्सटेंड द होल लेंथ ऑफ द ग्लैंड एंड ओपन्स इनटू द ड्यूडेनम। ठीक है, जो लोब्यूल्स होते हैं उनके पास क्या होती है, टाइनी डक्ट्स होती हैं, फिर जो तमाम टाइनी डक्ट्स हैं तमाम लोब्यूल्स के, वो आपस में मिलके पैंक्रियाटिक डक्ट बना लेती है। ठीक है, और जो पैंक्रियाटिक डक्ट है ना, ये इस पूरे पेंक्रियास के अंदर पाया जाता है। ठीक है ना, पेंक्रियास की जो पूरी लेंथ है, उस पूरे लेंथ के अंदर बेसिकली ये पैंक्रियाटिक डक्ट पाया जाता है। ठीक है, और इस पैंक्रियाटिक डक्ट जो है ना वो अल्टीमेटली ड्यूडेनम के अंदर ओपन होता है। ओके, so just before entering the duodenum, the pancreatic duct joins the common bile duct to form the हेपेटिको-पैंक्रियाटिक एम्पुला। अब बेसिकली क्या होता है कि जो पैंक्रियाटिक डक्ट होती है ना, ये मैं दोबारा से बना रहा हूँ, सपोज दिस इज द पैंक्रियास एंड दिस इज द पैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि ऊपर से लिवर से आ रही होती है कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, ये क्या है, दिस इज द कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, और ये क्या है, दिस इज द पैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, अब बेसिकली जो कॉमन बाइल डक्ट होती है ना, वो जाके कंबाइन हो जाती है विद द पैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है ना, पैंक्रियाटिक डक्ट से कंबाइन हो जाती है, और इस वाले पार्ट को, जिस पार्ट पे ये क्या हो रहा है, ये कॉमन बाइल डक्ट पैंक्रियाटिक डक्ट से कंबाइन हो रही है, इस पार्ट को हम कहते हैं हेपेटिको पैंक्रियाटिक एम्प्यूला। हेपेटिको यानी कि हेपेटिक यानी कि लिवर को शो कर रहा है, बिकॉज देखिए ये कॉमन बाइल डक्ट कहाँ से आ रही है, लिवर से आ रही है। ठीक है, हेपेटिको पैंक्रियाटिक। ठीक है ना, पैंक्रियाटिक क्यों बोला, बिकॉज ये जो पैंक्रियाटिक डक्ट है ना वो पैंक्रियास से आ रही है। ठीक है, एम्प्यूला, एम्प्यूला बेसिकली हम कहते हैं किसी भी डायलेटेड पोर्शन को। ठीक है, सो ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये जो डायलेटेड पोर्शन है, इस डायलेटेड पोर्शन को हम कहते हैं एम्प्यूला। सो जब कॉमन बाइल डक्ट इस पैंक्रियाटिक डक्ट से मिल जाती है ना, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये ऐसा थोड़ा डायलेट हो जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा हेपेटिको पैंक्रियाटिक एम्प्यूला। ओके, the duodenal opening of the ampulla is controlled by the hepatico-pancreatic sphincter, which is also called sphincter of Oddi। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि ये जब कॉमन बाइल डक्ट इस पैंक्रियाटिक डक्ट से मिली और हेपेटिको पैंक्रियाटिक एम्पुला बना, तो बेसिकली क्या होता है कि इस हेपेटिको पैंक्रियाटिक एम्पुला के साइड में ही एक स्फिंक्टर होता है, इसके बिल्कुल आगे ही एक स्फिंक्टर होता है। इस स्फिंक्टर को हम कहते हैं हेपेटिको पैंक्रियाटिक स्फिंक्टर। ठीक है, ये जो मैंने ब्लैक से बनाया है ना, दिस स्फिंक्टर इज कॉल्ड द हेपेटिको पैंक्रियाटिक स्फिंक्टर। हेपेटिको पैंक्रियाटिक स्फिंक्टर कह लें या स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कह लें। ठीक है, देखिए आप बहुत ही खुशकिस्मत है कि ये टर्म्स जो है ना वो अभी से आप पढ़ रहे हैं, नहीं तो मैं जब एमबीबीएस पढ़ता था तब मुझे पता चलता था कि भाई स्फिंक्टर ऑफ ओडाई भी कुछ चीज है। ठीक है, लेकिन आप माशाल्लाह से फर्स्ट ईयर में ही पढ़ रहे हो कि स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ये तमाम बेसिक चीजें आप अभी से ही पढ़ रहे हो, सो आप बहुत ही खुशकिस्मत हो। ठीक है, जब आप एमबीबीएस में आओगे इंशाल्लाह तब आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, सो बेसिकली स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जो है ना, ये मौजूद होती है हेपेटिको पैंक्रियाटिक एम्पुला के बिल्कुल
बिल्कुल साइड में, ठीक है। और याद रखिए जब हेपेटिको पैंक्रियाटिक स्फिंक्टर जो है जब ये क्लोज होगी, बिल्कुल क्लोज होगी, तो ये जो सिक्रीशंस है ना जो कॉमन बाइल डक्ट से आ रही है और जो पैंक्रियास से आ रही है ये फिर डिडनम में ओपन नहीं होगी, ठीक है। जब हेपेटिको पैंक्रियाटिक स्फिंक्टर यानी कि जब स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जब ये रिलैक्स होगा तो ही क्या होगा कि जो कॉमन बाइल डक्ट से और पैंक्रियाटिक डक्ट से जो सिक्रीशंस आ रही है ना वो ओपन होगी इनटू द डिडनम, ठीक है। यानी कि डिडनम के अंदर जो सिक्रीशंस हैं जो कि सिक्रीशन कौन सी, पैंक्रियाटिक सिक्रीशन एंड बाइल सिक्रीशन, ठीक है। वो सिक्रीशंस तभी डिडनम के अंदर दाखिल हो पाएंगी जब पैंक्रियाटिक हेपेटिको पैंक्रियाटिक स्फिंक्टर जो है ना वो रिलैक्स होगा, ओके। So as an exocrine gland, the pancreas secretes pancreatic juice containing enzymes that digest carbohydrate, protein and fats. अब बेसिकली क्या होता है कि जो एक्सोक्राइन पार्ट है इस पेंक्रियास का, ठीक है ना, यानी कि एक्सोक्राइन पार्ट यानी कि जो पेंक्रियाटिक जूस जो है ना वो डक्ट के अंदर सीक्रेट कर रहा है, ठीक है। सो उस पेंक्रियाटिक जूस के अंदर क्या होते हैं, काफी सारे पेंक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो कि पेंक्रियाटिक एंजाइम क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करते हैं, प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं एंड फैट की डाइजेशन करते हैं, ठीक है।